नमस्कार, मैं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। शाम की 6 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर अलीगढ़ से है। यूपी के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह का इस्तीफा, व्यवस्था पर सवाल। यूपी के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें लंबे समय से न तो पोस्टिंग मिली और ना ही कोई गरिमापूर्ण कार्य आवंटित किया गया। राही ने इसे नैतिक निर्णय बताया और सिस्टम पर बड़ा आरोप लगाया। यूपी कैडर के 2022 बैच के इस अधिकारी ने अपने विस्तार पत्र में कहा कि उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया गया और संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है। एसडीएम रहते हुए कार्रवाई करने का बाद राही को साइडलाइन कर दिया गया। वहीं उनके इस्तीफे पर परिवार के लोगों ने अपना दर्द बयां किया। आईएएस रिंकू सिंह राही के पिता सौदान सिंह राही ने बेटे के इस्तीफे को लेकर कहा, मेरा बेटा हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा, लेकिन उसे काम ही नहीं दिया गया। सिस्टम ने उसे मजबूर कर दिया। यह इस्तीफा ही नहीं, उसका दर्द है। रिंकू अकेले नहीं हैं, कई अफसरों को भी साइडलाइन किया गया है। वैसे हम सब राही लगाते थे। मैं बसपा का जब जिलाध्यक्ष रहा था तो बहन जी ने बदल दिया था। हम सब राही थे। मेरा नाम रघुवीर ऊसबा है, गांव का नाम है मेरे पीछे। मेरा छोटा भाई है सौदान सिंह राही। हमारे सारे बच्चे, सारे परिवार, सारी बेटियां, बेटा, बहू राही लगाते हैं। तो वो भी रिंकू सिंह राही मेरा छोटे भाई का लड़का है। हमारी जॉइंट फैमिली है, आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और वो वहाँ पहले समाज कल्याण अधिकारी हुआ था, ECS एलाइड, और फिर दूसरी बार उसने जब दिया उसे कोई कांड वांड हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर। जो उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने। आई थिंक जब उन्होंने मेहनत की है तो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने सही किया है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए, चाहे वो फील्ड का हो या कुछ भी हो। और इतना मैं जानती हूँ कि वो लायबल है इस चीज़ के लिए। जो एक इंसान 7 गोलीज खा के भी अपने हित के लिए, अपने परिवार के चिंता ना करते हुए वो इसे कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी उसे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। यूपी में आईएएस और पीसीएस अफसरों के लगातार इस्तीफों से प्रशासनिक सेवा में बढ़ती असंतुष्टि उजागर हो रही है। हाल ही में आईएएस रिंकू सिंह राही के इस्तीफे ने चर्चा तेज कर दी है। इससे पहले पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा भी चर्चा में रहा। लगातार इस्तीफे सिस्टम पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं और यह संकेत है कि प्रशासनिक सेवा में आकर्षण घट रहा है या दबाव बढ़ रहा है। वीआरएस लेने वाले अफसरों की लंबी सूची ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। अब यूपी प्रशासनिक ढांचे में अधिकारियों के बीच बढ़ती असंतोष और उसके प्रभाव पर नई बहस शुरू हो गई है। दो 2021 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि लंबे समय से उनको जिम्मेदारी से दरकिनार किया गया था, यानी यूं कहें कि उनको कोई भी काम नहीं दिया जा रहा था। पिछले 8 महीने से वो राजस्व परिषद से अटैच थे और यहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। 8 महीना पहले घटना होती है जिस दौरान वो एसडीएम शाहजहांपुर में होते हैं और वहां पर वकीलों से कुछ बातें होती हैं, कुछ विवाद होता है। उसके बाद उनका एक जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें वो कान पकड़ के माफी उठा बैठक लगाते हुए दिखते हैं, जिसके बाद जो है एक उन पर एक्शन होता है। एक्शन के बाद उनको राजस्व परिषद में अटैच कर दिया जाता है और पिछले 8 महीने से वो यहीं पर थे। उनका आरोप है, कहना है कि उनको जो है फील्ड पे उतर कर काम नहीं करने को मिल रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए नहीं है, वो काम भी करना चाहते हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जो रिंकू सिंह राही हैं वो 2021 बैच के अधिकारी हैं। उस समय उनकी 683वीं रैंक आई थी और उसके बाद आईएएस बने थे। हालांकि उससे पहले वो पीसीएस अधिकारी थे और उस दौरान भी तमाम घोटालों को उन्होंने उजागर किया था। उन
पर हमला भी हुआ था एक बार, जिसमें उनको 7 गोलियां भी लगी थी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं कि आखिर एक अधिकारी को इस तरह से दरकिनार किया गया जो पूर्व में एक बड़े घोटाले को उजागर करने में कामयाब हुआ था, और उस दौरान उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। पारिवारिक चीज़ें तमाम लोग हैं, उनका भी कहना है कि जो रिंकू सिंह राही हैं उन्होंने ठीक फैसला लिया। जब एक अधिकारी ज़मीन पर काम नहीं कर सकता तो शायद उसे सिर्फ सैलरी लेने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं यूपी में बीआरएस लेने वाले आईएएस अफसर के नाम। आईएएस मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस आमोद कुमार, आईएएस रेणुका कुमार, आईएएस जूतिका पाटकर, आईएएस विकास गोठलवाल, आईएएस विधाभूषण, आईएएस रिगजिन सैमफिल, आईएएस राकेश वर्मा, आईएएस रविंद्र पाल सिंह, आईएएस अभिषेक सिंह, आईएएस अनामिका सिंह, कूड़ा वाहनों को हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 250 कूड़ा प्रबंधन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन राजधानी के 110 वार्डों में 100% कूड़ा संग्रह सुनिश्चित करेंगे। स्वच्छता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में मददगार भी साबित होंगे। घर घर से कूड़ा एकत्र करने के लिए 250 इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने सरकारी आवास कालिदास मार्ग से हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति कचरे का शिकार हो गई थी, उस कचरे को प्रदेश की जनता ने साफ करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम को जो है 250 वाहनों का जो है एक सौगात जो है दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लगभग 250 वाहन है उनको जो है फ्लैग ऑफ करके जो है यहाँ से रवाना किया है। ये पूरे प्रदेश जो राजधानी है उसकी साफ सफाई के लिए, कूड़ा निस्तारण के लिए जो है ये वाहनों को जो है आज हरी झंडी दिखाई गई है। स्वच्छ लखनऊ स्वस्थ लखनऊ का जो है नारा दिया गया है और इसमें जो है ग्रीन लखनऊ क्लीन लखनऊ का भी नारा देगा। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस कूड़े निस्तारण के जो इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन है उनको जो है हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ वासियों को जो है एक बड़ी सौगात जो है दी गई है। और ऐसे में इस स्थिति में देख सकते हैं कि आप किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस जो फ्लैग ऑफ किया है उसमें जो है तमाम जो वाहन है उनको कहीं ना कहीं एक उनके जरिए जो है जो लखनऊ वासी हैं उनको स्वच्छता से जोड़ेंगे और कूड़े निस्तारण में एक बहुत बड़ा सहयोग जो है इसके जरिए होगा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। तो आज देखा इस वक्त जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ ने आज हरी झंडी दिखाकर 250 इलेक्ट्रिक वाहनों सीएनजी वाहनों का तोहफा लखनऊ को दिया है। सीएम योगी ने 250 इलेक्ट्रिक वाहनों को दिखाई आज हरी झंडी। कूड़ा प्रबंधन को मिली नई रफ्तार। लखनऊ में 110 वार्डों में 100% कूड़ा संग्रहण का लक्ष्य पूरा करेंगे ये वाहन। ससुर पर भरण पोषण की जिम्मेदारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पति की अपनी पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती। ऐसे में विधवा को अपने ससुर से भरण पोषण मांगने का अधिकार है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा, यह स्थापित सिद्धांत है कि पति और अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए बाध्य है। यह दायित्व तो उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहता है और कानून विधवा को ससुर से भरण पोषण मांगने की अनुमति देता है। अदालत ने यह टिप्पणी रामपुर के अकुल रस्तोगी की अपील खारिज करते हुए कि पति अकुल ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी पत्नी के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए कार्रवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। पति का आरोप था कि पत्नी ने भरण पोषण पाने के लिए गलत जानकारी दी और खुद को गृहिणी बताया, जबकि वह नौकरी करती है। उसने यह भी दावा किया कि पत्नी के पास 20 लाख रुपए से अधिक की एफडीआर
थी जिसे उसने छिपाया। अदालत ने पाया कि पति अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा यह साबित करने की जिम्मेदारी पति की थी कि पत्नी नौकरी कर रही है या नहीं, केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है। एफडीआर मुद्दे पर अदालत ने कहा कि यह धनराशि पत्नी को उसके पिता से मिली थी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से फोन कॉल पर हमारे पास साथ संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ रहे हैं। मधुर, क्या आज उच्च न्यायालय ने, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज जो फैसला सुनाया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक जो आदेश पारित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। उसमें उन्होंने कहा है उच्च न्यायालय ने कि जो भी विधवाएं हैं, अगर उसके बाद उसके पति की जब डेथ हो जाती है, विधवा हो जाती है, उसके बाद जो है जो उनके ससुर हैं वो उनसे जो है भरण पोषण का अधिकार उनको है कि वो भरण पोषण के लिए अपने ससुर के पास उनसे जो है उसको दायित्व पर निर्वहन करवा सकती हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद उसके पति, क्योंकि पति का जो पूरा ये दायित्व होता है कि उसके जो पत्नी का भरण पोषण जो है वो पूरा जो है पति का दायित्व होता है, और ये एक तरीके से जो उस महिला का अधिकार होता है कि उसका भरण पोषण जो है उसका पति करे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दुर्घटनावश या किसी वजह जो है दुर्भाग्यवश अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये जो अधिकार है उसका वो बना रहता है, और उसके बाद वो जो विधवा है वो उसके जो ससुर है उनसे भी वो जो है इसके लिए वो पूरी तरीके से उनका अधिकार बना हुआ है, और ये जो उनके पर पूरी लायबिलिटी बनी रहती है कि जो विधवा जिसके पति जो है समय जिसकी डेथ हो चुकी है उसके बावजूद वो जो है उनसे जो है भरण पोषण का पूरा अधिकार रखती है, और वो जो गुजारा भत्ते के उनसे ससुर से भी मांग कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो महिलाओं के पक्ष में जो है ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज पास किया। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी के एक दूसरे मामले में जो है एक और महत्वपूर्ण जो है मामले में उन्होंने वहां पे एक और अपना महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने स्त्री धन की बात की है, जिसमें स्त्री धन के लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी महिला जिसकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, तो शादी होने के पहले अगर उसको कोई जो है संपत्ति दी जाती है, शादी के समय कोई संपत्ति दी जाती है, या शादी हो जाने के बाद कोई संपत्ति दी जाती है, तो उससे जो है उसका उस स्त्री का स्त्री धन माना जाएगा, और उस स्त्री धन पे पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो अधिकार उस स्त्री का माना जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है पास किए हैं, जो महिलाओं के पक्ष में पूरी तरीके से, और महिलाओं की जो स्थिति है, जैसा कि अगर मान लीजिए कोई महिला अगर दुर्भाग्य जिसके पति की जो है मृत्यु हो जाती है और वो जो है विधवा हो जाती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कि अगर पति की मृत्यु होने के बाद भी वो जो है अपने गुजारा भत्ता जो है वो ससुर से मांग सकती है। उसके भरण पोषण का पूरा अधिकार जो है वो न्यायालय ने उनको दिया है कि अब मृत्यु होने के बाद भी वो अधिकार उनका बना रहे। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने बताया दूसरे मामले में, तो दूसरा मामला था उसमें भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है महिला के पक्ष को देखते हुए कि जो भी जो स्त्री धन है उसको पूरी तरीके से पूर्ण अधिकार जो होता है वो उस महिला का होता है जिसको वो संपत्ति दी गई है, चाहे वो विवाह से पहले हो या विवाह के समय हो या विवाह के बाद हो। जी मधुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, प्रयागराज से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज 2 बेंच की खंडपीठ ने आज ये अहम फैसला सुनाया। पति की मौत के बाद ससुर से भत्ता भरण पोषण मांग सकती है विधवा पत्नी। सड़कों पर गंदगी का पहाड़। काशीपुर में कचरा प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नगर निगम की डोर टू डोर कचरा उठाने वाली सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद कई लोग सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं। इससे न सिर्फ गंदगी फैल रही है बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट ने कहा कि नगर निगम नुक्कड़ नाटक, ब्रांड एम्बेसडर्स और डस्टबिन जैसी पहलों के माध्यम से जनता में सिविक सेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि बदलाव में समय लगेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जनता अपनी आदतें नहीं बदलेगी और कचरा प्रबंधन में सुधार नहीं होगा तो शहर की पहचान कचरे के ढेरों से होने लगेगी।
देखिए, नगर निगम लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा। इसमें आईसी एक्टिविटी के थ्रू हमारे द्वारा कई बार नुक्कड़ नाटक किए गए हैं और स्कूलों को भी अप्रोच किया गया, ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाए हैं जो कि लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई कूड़ा रास्ते में ना फेंके, रोड के किनारे ना फेंके। हमारी गाड़ी डोर टू डोर आती है और वहाँ पर डस्टबिन भी हैं, 6 तरह के हमने डस्टबिन लगा रखे हैं गाड़ी में भी। तो जो लोग जो रास्ते में कूड़ा फेंकते हैं उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, सिविक सेंस डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे सब जागरूकता बढ़ेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा और नगर निगम इसके लिए लगातार प्रयास होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जन जागरूकता और सिविक सेंस डेवलप करने में सोसाइटी में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी तो निसंदेह लोग इससे जागरूक भी हो जाएंगे। तो और सड़क में कूड़ा, रास्ते में कूड़ा डालने की बजाय जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें कूड़ा डालेंगे और काशीपुर को स्वच्छ रखेंगे। ऐसी कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। चालानी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जो बल्क कूड़ा जनरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा अगर हमारे संज्ञान में आता है तो निसंदेह हम इसमें सख्त कार्रवाई। तो ये आप देख रहे हैं कूड़े के ढेर काशीपुर में। जिस प्रकार से ये तस्वीरें नज़र आपको आ रही हैं, 5 से 6 तरह की ये आपको नज़र आ रही हैं तस्वीरें। सड़कों पर गंदगी के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, जहां गाय भी प्लास्टिक खाती नज़र आपको आ रही हैं। तो ये चिंताजनक तस्वीरें हैं, जहां से लोग भी निकल रहे हैं, बच्चे भी निकलते होंगे, स्कूल की गाड़ियां भी निकलती होंगी। तो ये एक चिंताजनक विषय है नगर निगम काशीपुर के लिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। क्लर्क भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा। गाजीपुर में यूको बैंक की क्लर्क भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बायोमेट्रिक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बैंक की शिकायत के आधार पर बिहार निवासी राजेश कुमार पर आरोप है कि उसने किसी और व्यक्ति से परीक्षा दिलवाकर बैंक में नौकरी हासिल की। दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यह धोखाधड़ी उजागर हुई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला आईबीपीएस की सीआरपी क्लर्क 12th भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राजेश कुमार ने क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे 2023 बैंक में नौकरी मिल गई और बाद में उसका तबादला गाजीपुर शाखा में कर दिया गया। कोविड-19 के बाद हुई नियुक्तियों की समीक्षा के दौरान आईबीपीएस को कुछ उम्मीदवारों पर संदेह हुआ। इसके बाद सभी संदिग्ध अभ्यर्थियों का दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया। जांच में पाया गया कि राजेश कुमार का वर्तमान बायोमेट्रिक रिकॉर्ड उसके परीक्षा के दौरान दर्ज बायोमेट्रिक से मेल नहीं खा रहा था। इससे यह आशंका प्रबल हुई कि उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। आईबीपीएस ने राजेश कुमार को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर भी दिया। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद यूको बैंक ने फरवरी 2026 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। अब यूको बैंक के शाखा प्रबंधक की ओर से 24 मार्च 2026 को गाजीपुर पुलिस को तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर राजेश कुमार और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, प्रत्यारोपण और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूको बैंक गाजीपुर शाखा प्रबंधक नवनीत कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर एक पत्र आया था, जिसके संज्ञान में लेते हुए गाजीपुर सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल राजेश कुमार सिंह के खिलाफ पुलिस और विभागीय जांच जारी है। मेरे यहाँ एक क्लर्क थे राजेश कुमार जी, जो अक्टूबर में हमारे यहाँ ज्वाइन किए थे। तो उनके खिलाफ हमारे उच्च अधिकारियों के यहाँ से एक आदेश प्राप्त हुआ था कि उन्होंने फॉर्जरी करके इस तरह से उनकी नियुक्ति हुई है, जिसके लिए मैंने उस लेटर को संज्ञान लेते हुए यहाँ की कोतवाली में उनके खिलाफ संज्ञान दर्ज कराया है। क्या कार्रवाई चल रही है सर? पुलिस उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है और विभागीय जाँच हो रही है। जी सर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकरार खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकरार,
ये फर्जी की जो यूको बैंक में क्लर्क की भर्ती में ये मामला जो सामने आया है, क्या अधिक आपके पास इस मामले को लेकर जानकारी है? अभी एफआईआर इसमें हो चुकी है। जी, बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर में एक बड़ा मामला सामने आया। मैं बता दूं फर्जी बैंक क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मैं बता दूं कि फर्जी तरीके से बैंक में कर रहा था नौकरी, जो मैं लगातार IBPS परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर पाई थी नौकरी। दोबारा डॉक्यूमेंट्री सत्यापन में खुली फर्जीवाड़ा की पोल। मैं बता दूं सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। मैं बता दूं यूको बैंक फर्जी। जी इकरार बताइए आगे। जी, मैं बता दूं कि यूको बैंक की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। मैं बता दूं बैंक की शिकायत के आधार पर बिहार निवासी राजेश कुमार पर आरोप है कि उसने किसी और व्यक्ति से परीक्षा दिलाकर बैंक में नौकरी हासिल की थी। दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यह धोखाधड़ी उजागर हुआ, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को तहरीर देकर FIR दर्ज कराई गई है। यह मामला IBPS की TRP क्लर्क XII भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जो बिहार के नेवादा जिले के रहने वाला है। राजेश कुमार ने क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने 2023 में बैंक में नौकरी मिल गई थी और बाद में उसका तबादला गाजीपुर शाखा में कर दिया गया था। कोविड-19 के बाद हुई नियुक्तियों की समीक्षा के दौरान IBPS को कुछ उम्मीदवारों पर संदेश हुआ, जिसके बाद सभी संदिग्ध अभ्यर्थियों का दोबारा बायोमेट्रिक जब सत्यापन कराया गया तो इसमें एक जांच में पाया गया कि राजेश कुमार का वर्तमान बायोमेट्रिक रिकॉर्ड उसके परीक्षा के दौरान दर्ज बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से अलग पाया गया। जी इकरार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के यूको बैंक में था तैनात फर्जी बैंक क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ठाडावारी में भू धसान का कहर। धनबाद में भगमारा क्षेत्र के सोनारडीह ओपी अंतर्गत टांडावारी बस्ती में मंगलवार शाम करीब 6 बजे अचानक हुए भयावह भूधसान से पूरा इलाका दहशत में आ गया। इस हादसे में कम से कम 2 घर पूरी तरह जमीन में समा गए, जबकि मलबे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देर रात तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के 3 से 4 घरों में भी दरारें पड़ने की सूचना है, जिससे दहशत में आए लोगों ने अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू कर दिया। अवैध उत्खनन या ब्लास्टिंग बना कारण स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन जारी है, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लोगों का आरोप है कि इसी अवैध खनन के कारण जमीन कमजोर हो गई है और यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं कुछ ग्रामीण इस घटना के लिए BCL द्वारा की जारी भारी ब्लास्टिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल भूधसान के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सोनारडीह OP का घेराव कर पथराव किया और राजगंज महुदा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाती तो यह हादसा टल सकता था। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया और प्रशासन से त्वरित राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की मांग की। नीचे गिर गए हैं, प्लीज हम मदद मांगते हैं। मेरा घर का सदस्य लोग। अच्छा, कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग आराम से थे, जैसे नॉर्मली चलता वैसे नॉर्मली हम लोग घर में बैठे हुए थे। अचानक से धम से आवाज आया तो हम लोग बच्चा निकल के ना दौड़ के भागने लगे तो देखे कि हम लोग का घर का बगल का घर पूरा जमीन में धंस गया है। उसमें कुछ लोग भी थे? हाँ, उसमें 3 सदस्य थे। एक मेरी गोतनी है, मौसा है और मेरी एक बहन है। तीनों को कहाँ है? उसी घर में, घर के अंदर ही दब गए हैं। हाँ, दब गए हैं। सरिता देवी है और जो मेरे मौसा थे वो मनोहर उरांग है और गीता कुमारी। ये घटना नहीं, इसको बोले हृदय बेदार घटना, बोले हृदय बेदार घटना, मैंने बहुत बड़ी घटना है। अभी हमने साइड विजिट किए, हम देखा वहाँ पर कि 3-4 घर जो है जमीन हो चुका है। उस घर में पूरी फैमिली थी,
हमें लग रहा है कि पूरे फैमिली जमीन दो चुका है और ये लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है क्षेत्र में और पुलिस प्रशासन जो है सरकार पूरी गहरी नींद सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है, आवाज़ हम उठाने काम कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले दिन हम लोग 17 के बाद उन्होंने काम किया, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन ये घटना का अंजाम जो है आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रशासन और पूरी सरकार इसमें संलिप्त। राहत कार्य की रही बात हुई है उपायुक्त महोदय से, CMD साहब से बात हुई है। पूरा राहत कार्य के जो रेस्क्यू टीम है वो आने वाले हैं। अभी कोई आशंका नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी पहले हम लोग जांच करेंगे वहाँ पे क्या है, रेस्क्यू टीम जा करके उसको बेहतर रूप से बता पाएगी कि क्या है। रेस्क्यू कार्य बचाव कार्य तो रेस्क्यू टीम आ गई है, रेस्क्यू टीम अपना कर रहा है। मामला क्या है सर? मामला तो अभी हम लोग को खबर लगा है कि घर धंसा है, बाकी अंदर क्या गया है, क्या चीज़ है नहीं है वो तो अभी राहत कार्य शुरू हो गया है। हाँ, राहत कार्य शुरू हो गया, पूरा रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस, सारा चीज़ आया है। फिलहाल बड़ी खबरों मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।